हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमने सबसे पहले जो चैप्टर को हम लोगों ने शुरू किया है वो है लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा में जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे वो ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। और नीचे एक डिटर्मिनेंट गिवन है और ये गेट का क्वेश्चन है जो कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच में पूछा गया था इन द ईयर 2000। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे करते हैं और इस सवाल से हम क्या क्या सीख सकते हैं। वैसे तो ये बहुत ही आसान सवाल है और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को इसका आंसर पता होगा, लेकिन इससे हम जितना इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो डिटर्मिनेंट को सीखे उससे पहले हम कुछ बात जानते हैं। आज के टॉपिक में हम जो चीज़ सीखेंगे वो सबसे पहला होगा हमारा डिटर्मिनेंट निकालना। जो दूसरा चीज़ हम सीखेंगे वो हम जानेंगे कि माइनर क्या होता है। तीसरा जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे कि किसी भी डिटर्मिनेंट के भीतर कोफैक्टर का क्या मतलब होता है। और फिर इन्हीं के साथ साथ हम सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स हम क्या होता है और उसका क्या मतलब होता है। तो ये हम चार छोटा छोटा चीज़ है जो कि हम डिटर्मिनेंट से रिलेटेड सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नीचे से हम बात करना शुरू करते हैं कि इंडेक्स हम कैसे बताते हैं किसी भी एलिमेंट का। जैसे यहाँ पे आपको एक डिटर्मिनेंट दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एक डिटर्मिनेंट दिख रहा होगा जिसके एलिमेंट्स क्या क्या है 1, 4, 9, 4, 9, 16, 9, 16 एंड 25। तो आपको पता होगा कि ये जो होता है वो रो होता है। ये हमारा R1, ये R2 और R3, यानी ये पूरा एक रो है। मतलब पहले रो में 1, 4, 9 है, दूसरे रो में 4, 9, 6 है और तीसरे रो में 9, 16, 25 है। उसी तरीके से ये जो हमारा कॉलम 1 हुआ, यानी कॉलम 1 में कौन कौन सा एलिमेंट है 1 है, 4 है और 9 है। कॉलम 2 में कौन सा एलिमेंट हुआ 4, 9 और 16। और कॉलम 3 में कौन सा है 9, 16, 25। तो जो हम इंडेक्स बताते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि I, A, J ये कौन सा एलिमेंट होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो I है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और जो J है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कर रहा है कॉलम को। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए I, 2, 1 बताना है, मतलब 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और 1 किसको कर रहा है, कॉलम को। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो एलिमेंट बताना है जो कि सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो सेकेंड रो कौन है हमारा ये, तो सेकेंड रो में ये पूरा एलिमेंट है, लेकिन कॉलम क्या बोला है, फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट कॉलम में। तो कौन सा हो गया 4। तो ये होता है इंडेक्सिंग का कि किसी भी कोई भी जो एलिमेंट होता है डिटर्मिनेंट के भीतर उसको हम उसका इंडेक्सिंग जो ये होता है I, J इसका क्या मतलब होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि I जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा 1 से शुरू होगा, और J भी कहाँ से शुरू होगा 1 से शुरू होगा, और अप टू n तक जा सकता है डिपेंडिंग ऑन कि हमारा मैट्रिक्स कैसा है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया कि कुछ भी अगर पूछा जाए, जैसे चलिए मान लेते हैं अगर आपको यहाँ से A3 पूछा जाए तो इसका क्या मतलब हुआ, थर्ड रो जो पहले होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और बाद वाला कॉलम को। तो थर्ड रो में ये हो गया और थर्ड कॉलम इसमें, तो दोनों में कॉमन कौन है 25, तो इसका मतलब हो गया 25। तो आई होप इंडेक्स क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, और कैसे हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखते हैं माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, माइनर क्या होता है, जो माइनर होता है कैलकुलेट किया जाता है, इट इज़ कैलकुलेटेड फॉर ईच एलिमेंट। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप भी पेन और कॉपी लेकर बैठे और जो जो चीज़ यहाँ से सीखते जा रहे हैं आप उसको नोट डाउन करते चले। सो माइनर इज कैलकुलेटेड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या कैलकुलेट करते हैं, माइनर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है
इसमें जो एलिमेंट्स है 1, 4, 9, 4, 9, 6 सबके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक माइनर होगा। यानी 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक होगा, 9 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, 25 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो चलिए हम डिटर्मिनेंट को फिर से लिख लेते हैं। 1, 4, 9, 4, 9, 16, 9, 16 एंड 25, ये हमारा डिटर्मिनेंट था। अब मान लेते हैं कि हम 9 के कॉरस्पॉन्डिंग हम लिखते हैं, ठीक है, माइनर हम लिखते हैं 9 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं m। अब 9 किस कॉलम में है, किस रो में है, सेकेंड रो, और किस कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में। तो M22, ये इंडेक्शन का मैंने आपको पहले भी मतलब बताया था कि ये 2,2 का क्या मतलब होता है, ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को। तो हमें उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है जो कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M22 से। तो यानी 9 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें निकालना है। अब आपको ये देखना है कि 9 जिस रो में है उस रो को हटा दीजिए, और जिस कॉलम में है उस कॉलम को हटा दीजिए। तो आपको यहाँ क्या बचता दिख रहा है, 1, 9 और 9, 25, और उसी ऑर्डर में आपको लिख लेना है, यानी 1, 9, 9, 25। और ये जो नया डिटर्मिनेंट आ गया वो क्या होगा, माइनर होगा इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग। अब चलिए हम मान लेते हैं हम एक और कोई दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं M3, 1। अब देखते हैं ये कौन सा एलिमेंट है, रो 3 और फर्स्ट, यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपसे पूछा जा रहा है माइनर। तो हम क्या करेंगे कि ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको ख़त्म कर दीजिए, और जो बचा और जिस ऑर्डर में बचा उसी ऑर्डर में हम इसको अरेंज कर लेंगे 9, 16। और ये जो भी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो ये माइनर होगा। अब हम चलिए एक और एलिमेंट देखते हैं इसमें। एक और एलिमेंट देखते हैं। अब हम मान लीजिए हम देखते हैं हम माइनर देखते हैं 1, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो ये हुआ और सेकेंड कॉलम यानी 4 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हटा देना है, और जो भी बचा तो हमारा क्या बचा, 4, 16, 9, 25। आपको ये दिख रहा होगा हमने ऑर्डर सेम रखा है, यानी 4, 16, 9, 25। ऑर्डर को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है, और यहाँ से जो भी निकल के आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि माइनर का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब हम आते हैं कोफैक्टर पे कि कोफैक्टर क्या होता है। जैसे कि माइनर जो था हमारा वो सारे एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग निकाला जा रहा था, उसी तरीके से कोफैक्टर भी, कोफैक्टर इज ऑल्सो कैलकुलेटेड फॉर each element of डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, कोफैक्टर i, j। अब आपको i और j का मतलब समझ में आ रहा है कि जो ith रो में है और जो jth कॉलम में है वहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है ये उसकी बात कर रहा है। इसको हम ऐसे निकालते हैं -1 टू द पावर i + j, यानी जिस रो में है जिस कॉलम में है उस दोनों को हम ऐड करके -1 के ऊपर कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके माइनर से। और अभी हमने माइनर कैसे निकाला जाता है ये हमने अभी सीखा है। इसका मतलब ये हुआ कि चलिए हम इसी को फिर से लेते हैं। अगर इसी डिटर्मिनेंट को जो हमने अभी लिया है अगर इसको हम फिर से लेते हैं 1, 4, 9, 4, 9, 16, 9, 16 एंड 25, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मान लीजिए अगर हमें निकालना हो C23। अब देखते हैं कि ये कोफैक्टर किसके कॉरस्पॉन्डिंग पूछ रहा है, उस एलिमेंट के जो सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो ये हमारा सेकेंड रो है और ये थर्ड कॉलम,
और दोनों में कॉमन कौन आ रहा है 16, यानी 16 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या बताना है, माइनर बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, -1 टू द पावर 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 इंटू माइनर, और माइनर मैंने आपको कैसे बताया था कि जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हटा के और जो बचा सेम ऑर्डर में, यानी 1 4 9 16, यानी इसको आप -1 टू द पावर -1 और इसको सॉल्व करेंगे तो 16 - 36, यानी ओवरऑल ये आ गया 20। ठीक है, तो आई होप अगर आपको माइनर निकालना आता है तो आप को फैक्टर भी निकाल सकते हैं। बस एडिशनली आपको एक -1 टू द पावर जो भी उसका इंडेक्स होगा रो के कॉरस्पॉन्डिंग और कॉलम, उन दोनों के एडिशन को -1 के पावर से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ये कभी पॉजिटिव आएगा कभी निगेटिव आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि को फैक्टर जो होता है वो या तो m जो माइनर के इक्वल होता है या फिर माइनर के निगेटिव के इक्वल होता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो को फैक्टर है हमारा वो या तो ये होगा या फिर माइनस इस पे होगा, वो डिपेंड करेगा i और j का समेसन कैसा है। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया कि माइनर क्या होता है और को फैक्टर क्या होता है। अब आपको एक कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि हम सिंपल ये डिटर्मिनेंट था, फिर डिटर्मिनेंट को डिस्कस ना करके हम लोग माइनर को डिस्कस कर रहे हैं और को फैक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो वो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे थे। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने डिटर्मिनेंट पे। हमारे पास जो डिटर्मिनेंट गिवन था 1 4 9 4 9 16 9 16 25। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट का क्या मतलब होता है। वैसे आप सभी को शायद ये मेथड पता होगा 1 × 9 × 25 - 6 × 6 ऐसा, लेकिन एक्चुअल में जो होता है डिटर्मिनेंट का मतलब वो ये होता है कि आप कोई भी एक रो ले लीजिए या कोई भी एक कॉलम ले लीजिए। ठीक है, टेक एनी रो और कॉलम, एनी रो और कॉलम, और उसके बाद क्या करिए कि उस रो को या जिस कॉलम को आपने सेलेक्ट किया है उस रो के एक एक एलिमेंट के, मान लीजिए कि इसमें A1 आपने क्या किया, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को आपने सेलेक्ट कर लिया। जैसे कि आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इस कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं या किसी एक को आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपने जो भी रो या कॉलम सेलेक्ट किया होगा उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट आ रहा होगा। जैसे अगर आपने इसको सेलेक्ट किया है तो इसमें क्या क्या एलिमेंट आ रहा है, 4 9 16। अब क्या करना है कि उन एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, को फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। फाइंड को फैक्टर्स टू ईच एलिमेंट ऑफ सिलेक्टेड रो और कॉलम। मतलब जो भी आपने कॉलम सेलेक्ट किया है या रो सेलेक्ट किया है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके को फैक्टर्स को आप फाइंड आउट करिए। और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, ऐड कर देना है जो भी आपने एलिमेंट सेलेक्ट किया है इनटू जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, 3 एलिमेंट हो गया। मान लीजिए अगर हमने ये कंसीडर किया है तो 4 9 और 16 3 एलिमेंट हुआ। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ को फैक्टर आएगा, 9 के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ आएगा और 16 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा। अब आपको क्या करना है कि इस एलिमेंट को इसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है उसके को फैक्टर से, 9 को मल्टीप्लाई करना है उसके को फैक्टर से और 16 को मल्टीप्लाई करना है 16 के को फैक्टर से और तीनों को ऐड कर देना है। और ये जो रिजल्ट आएगा यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है डिटरमिनेंट। ठीक है, अब चलिए इस चीज़ को हम वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं।
ये एक हमने प्रोसेस। अब इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। मैंने ये बोला कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट होता है कि आप किसी भी एक रो या कॉलम को सिलेक्ट करिए। चलिए इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके क्या करना है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना उस एलिमेंट को। तो हम 1 या इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट बाद में निकालेंगे, पहले हम को फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये 1 हो गया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर होगा वो क्या होगा, ये किस पोजीशन पे है, 1,1 पर, यानी कि C11, यानी इसका को फैक्टर क्या होगा C11। और -1 टू द पावर 1 + 1 2, ये तो पॉजिटिव ही होगा। और इस कॉलम और रो को छोड़ के हमें क्या बचा, 9 16 16 25, और यहाँ से क्या निकल के आ गया 29 2 2 5 -2 5 6। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 से 5 गया 1, और 5 से 3 गया, और 2 गया 3, -31। तो हमें कितना मिल गया, -31। अब उसी तरीके से हम 4 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालते हैं। ये कौन से हैं, फर्स्ट कॉलम में और फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम में। तो ये कितना होगा, -1 टू द पावर 3, जो कि क्या होगा, निगेटिव होगा। और अगर इसको हम छोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4 16 9 25। तो यहाँ से हम निकाले तो -1, और ये आ जाएगा 100 -1 44, और ये आ जाएगा 44 के इक्वल। उसी तरीके से 9 के कॉरस्पॉन्डिंग हम निकालते हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है। और इसको जब हम हटा देंगे तो हमें क्या बचेगा, ये उसको उसी ऑर्डर में लिख लेंगे, 4 9 9 16, ये हो गया। और -1 टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 64 -81। इसको हम करेंगे तो कितना आएगा, -17। तो जो को फैक्टर्स आया, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आया -31, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग आया 47, और 9 के कॉरस्पॉन्डिंग आया -7। तो डिटर्मिनेंट मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी आपने रो को सिलेक्ट किया उसके एलिमेंट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। यानी एलिमेंट हो गया 1 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर हो गया -31, प्लस 4 × 44 प्लस 9 × -17। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आपको मिलेगा, -31 प्लस 176 -153। अब इसको आप सॉल्व करिए और देखिए रिजल्ट कितना आ रहा है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 176 -4 और -84, यानी ये हो गया आपका -12। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, -12 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम लिंक करते हैं कि जो डिटर्मिनेंट का आपको मेथड पता है उससे, जो डिटर्मिनेंट का आपको मेथड पता है हम उससे इसको अब लिंक करने की कोशिश करते हैं। आपको जो डिटर्मिनेंट का मेथड पता है उसमें आप क्या करते हैं, जो भी आपको डिटर्मिनेंट का मेथड पता है उसमें आप क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1 × 9 × 25 -16 × 16, उसके बाद -4 × 25 -16 × 9 एंड प्लस 9 ×
4 इंटू 16 माइनस 9 इंटू 9। अब इसको गौर से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट 9 25 16 16। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू कितना होगा 9 इंटू 25 माइनस 16 टू 6। अब इसको मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू 4, इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट 4 25 एंड 9 16। उसी तरीके से इसको लिखा जा सकता है 9 इंटू 4 16 और यहाँ पे 9 9। अब यहाँ पे आप देखिए आपको क्या दिख रहा है 1 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, और 9 25 मतलब इनको छोड़ के ये जो बचा ये क्या है, इसका को फैक्टर ही तो है 1 का। यहाँ पे उसी तरीके से देखिए 4, ये आपको छोड़ते हैं तो 4 16 9 25 4, एक मिनट कुछ, हाँ ठीक है, 4 25 और 9, ये चल में 16 और 9, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको दिख रहा होगा कि एक्चुअल में हमने जो प्रोसेस सीखा है उसी प्रोसेस को हमें यहाँ पे क्या किया जाता है, याद करवा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हम कोई भी एक रो या कॉलम को चूज करेंगे। अब यहाँ पे आप किसी भी एक रो या कॉलम को चूज कर सकते हैं। इन जनरल जो हमें मेथड सिखाया जाता है उसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट रो को चूज करते हैं, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि हमें हमेशा उसी रो को चूज करना है। हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं और वहाँ से हमें डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा कि हमने एक सिंपल से क्वेश्चन के जरिए हमने डिटर्मिनेंट निकालना सीखा। एक्चुअल डिटर्मिनेंट को हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं ये मैंने आपको बताया। उसके बाद माइनर निकालना मैंने आपको सिखाया, को फैक्टर बताया, और कैसे इंडेक्सिंग होता है किसी भी एलिमेंट का ये मैंने आपको सिखाया। अब आइए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और जो कुछ भी हमने सीखा उसको हम इसमें रिवाइज करते हैं। और ये क्वेश्चन भी जो हमारा क्या है, गेट 2013 में पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको बताया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो इसमें भी हमें क्या करना है कि हम कोई भी एक रो या कॉलम को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको चूज कर लेंगे। अब जैसे ही, अब हमें क्या पता है डिटर्मिनेंट क्या होता है, एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय उसका को फैक्टर। तो अब देखिए को फैक्टर मैंने आपको कैसे सीखना बताया था, इन दोनों को छोड़ के और जो भी बचा उसका डिटर्मिनेंट, यानी 2 1 1 1 2 1 1 1 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा माइनस टू द पावर 1 प्लस 1, तो माइनस क्या होगा प्लस ही रहेगा। अब प्लस, और हम सेकेंड लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये क्या है फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टू द पावर 1 प्लस 2 3, यानी कि ये हो जाएगा -1। और ये हो गया हमारा 1, और यहाँ डिटर्मिनेंट क्या होगा। अब आपको क्या करना है, इनको और इनको छोड़ देना है, तो हमें क्या मिलेगा 1 1 1 1 2 1 1 1 2। ठीक है, उसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो 1, और फिर जब हम इसको और इसको छोड़ देंगे तो हमें क्या बचेगा 1 2 1 1 1 1 1 1 2। ठीक है, और फिर आगे हम जाएंगे तो -1, और यहाँ पे भी है 1, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा 1 2 1 1 1 2 1 1 1। तो ये हमारा हो गया बेसिक मेथड। ठीक है, हमने क्या किया कि फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को। अब यहाँ पे फिर से आपको क्या दिख रहा है 3 × 3 का डिटर्मिनेंट दिख रहा है, और इसको आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा हम एक स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे
और उससे हम ये देखेंगे कि हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। ये तो प्रोसीजरल वे था, आप इसको कर सकते थे, फिर आप एक और डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे और फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये मुझे थोड़ा लेंदी लगा, क्योंकि एक बार में एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपको दिख रहा होगा कि तीन डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ा। अब यहाँ पे हम क्या दिमाग लाएंगे, यहाँ पे हम ये दिमाग लगाएंगे कि हमें तो किसी एक रो को सेलेक्ट करना है, ठीक है, रो को सेलेक्ट करना है। अब उस रो में जो भी एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कोफैक्टर को निकालेंगे और उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके और सबको ऐड कर देंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे सहूलियत क्या होता, अगर मान लीजिए ये एलिमेंट 0 होता या कोई भी एलिमेंट 0 होता तो हमें क्या होता है, इसके कोफैक्टर के बारे में नहीं सोचना होता, क्योंकि एलिमेंट इंटू कोफैक्टर यानी 0 इंटू उसका कोफैक्टर अल्टीमेटली क्या होता है, 0 होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रो या जो भी कॉलम हमने सेलेक्ट किया है, अगर उसमें एलिमेंट्स 0 आ गए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे एक नोट हम ये भी ले सकते हैं, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट है, हम उससे ये ले सकते हैं कि इन फाइंडिंग डिटर्मिनेंट, अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो ऑलवेज चूज दोज रोज और कॉलम्स, मतलब आपको उन रो या कॉलम को चूज करना है which have maximum number of 0 elements। और लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज के बाद से कभी भी अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हो तो आपको देखना है कि किस कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा 0 है, और जिसमें ज़्यादा 0 होगा उसी कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या करेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे। इससे ईजी क्या होगा कि आपको ज़्यादा डिटर्मिनेंट या ज़्यादा कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अल्टीमेटली क्या करते हैं, 0 इंटू एलिमेंट इंटू कोफैक्टर करते हैं, तो एलिमेंट 0 ही हो गया तो कोफैक्टर ढूंढने का अब ज़रूरत ही नहीं बचा। तो अब यहाँ पे इस सवाल में हम ये दिमाग लगाएंगे कि ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा सिमिट्री जैसा दिख रहा है, और ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम किसी एक रो या कॉलम को हम 0 0 बना सकते हैं। तो इसमें आप ऑपरेशन लगा लीजिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा रो 3 है और ये हमारा रो 4 है। आप रो 4 को क्या करिए, आप रो 4 को आप इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं रो 4 माइनस रो 3 से। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या बच जाएगा, 2 1 1 1 1 2 1 1, ये 1 1 2 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 0 माइनस 1 1। अब देखिए एक छोटे से ऑपरेशन के बाद क्या हो गया कि 2 एलिमेंट तो ऐसे ही गायब हो गया। अब इनके बारे में हमें क्या करना है, सोचना ही नहीं है। लेकिन अभी भी हमें क्या करना है कि हमें 2 एलिमेंट्स के बारे में क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो इससे भी हम निजात पा सकते हैं। अब हम फिर से क्या करते हैं, सेम ऑपरेशन लगा देते हैं। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1, और नहीं, ये ऑपरेशन हम नहीं लगाएंगे। इससे हमारा क्या होगा कि बाकी काम क्या होगा, बिगड़ जाएगा। अब हम देखते हैं इस पे और क्या कर सकते हैं। हाँ, आप ये अब कॉलम की तरफ से आप लगा सकते हैं। ये हमारा 3rd कॉलम है और ये हमारा 4th कॉलम है। अब आप क्या कर सकते हैं कि 3rd कॉलम को आप C3 प्लस C4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1, ये 0 0, और ये -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0, और ये 1। अब यहाँ पे आप देखिए कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास इस कॉलम में, इस रो में देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि 3 0 है, मतलब आपको सिर्फ एक एलिमेंट और उसके कोफैक्टर के बारे में सोचना है। तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या हो जाएगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी होगा 0 + 0 + 0।
अब जो बचा इसके, तो -1 टू द पावर, देखिए इसके ऊपर कितना है 4,4, i भी 4 और j भी 4, और ये इसके बाद पे जो बचा, अब क्या बच गया आपको दिख रहा होगा, ये बच गया। तो एज इट इज इसको हम यहाँ पे उतार देंगे, 2 1 1 1 2 1 एंड 1 2 1। अब यहाँ पे अब एक सिंपल सा डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखिए ये 1 2 1। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि किसी भी अगर डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो उसका रिजल्ट कितना हो जाता है 0। तो इसीलिए इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया 0। तो एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको ये पता चला डिटर्मिनेंट के बारे में कि इन ए डिटर्मिनेंट, देखो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है या जो भी नोट्स हमें लेना है वो मैं लिखते चल रहा हूँ, और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको आप भी लिखते चलिए अपने नोटबुक में, तभी बेनिफिट होगा। तो इन ए डिटर्मिनेंट इफ़ एनी 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा रोज या फिर कॉलम्स आर सेम, तब क्या होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए रो को रो से कंपेयर करना है, ऐसा नहीं कि रो और एक दूसरे कॉलम के इक्वल हो गया तो भी आप डिटर्मिनेंट को 0 कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए होता है, आपको चलिए यही वाला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मान लीजिए ये R3 और ये R4 है, तो आप R4 को चलिए लिख लेते हैं R3 माइनस R4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 1 1 1 2 1 और ये 0 0 0। तब देखिए अगर हम इस रो को सिलेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 0 इंटू कोफैक्टर 0, फिर 0 प्लस, तो मतलब ओवरऑल हमें क्या मिल गया 0। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0। तो यही लॉजिक है इसके पीछे। तो डिटर्मिनेंट के बारे में इतना कॉन्सेप्ट आज हमने सीखा। सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया था कि इंडेक्स का क्या मतलब होता है i, j का। फिर उसके बाद हमने ये सीखा कि माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, हम कैसे कैसे डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, क्या ज़रूरी है कि हमेशा फर्स्ट रो को लिया जाए या हम किसी भी रो या कॉलम को ले सकते हैं, वो मैंने आपको सिखाया। फिर उसके बारे में कैसे हम उस रो या कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो, ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि किसी 0 या रो को हम क्या कर ले, 0 उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर ले ट्रांसफॉर्मेशन को अपना के, क्योंकि हमें पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इतना कॉन्सेप्ट हमने सीखा एक सिंपल से क्वेश्चन में। फिर इसके आगे हम कुछ और क्वेश्चन लेंगे और उसके थ्रू हम कुछ और भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय।